गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ये मेरा 12th चैप्टर की मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी। मेरा फर्स्ट चैप्टर है जिसके 4 पार्ट तो मैं डाल चुकी हूँ। ये 5th पार्ट है। आप बोलेंगे इतनी बड़ी बड़ी वीडियो और मतलब अभी तक चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसका एक रीज़न ये है कि मेरी जो वीडियो होती है ना बहुत डिटेल्ड होती है और आपको भी मतलब एक भी पॉइंट पे डाउट नहीं रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ी बन रही है। पर अगर आप ये सारी वीडियो देख लेंगे तो एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है ईंटें, मनके एवं अस्थियाँ। ये हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित टॉपिक है। टॉपिक नंबर 8 है कि प्राचीन सत्ता। इसमें सत्ता क्या होती है? तो सत्ता आपने आम बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि सत्ता दल, सत्ताधारी दल, है ना। जो अभी वर्तमान सरकार है, जैसे हमारे भारत में ही देख लीजिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? सत्तारूढ़ दल। जो उनका बीजेपी है तो उनको क्या बोलेंगे? सत्तारूढ़। मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब होता है उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनके माध्यम से वो चीज़ों को करते हैं, दूसरों को निर्देश देते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है सत्ता। तो वही इनका कहना है कि प्राचीन जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो किसकी सत्ता थी, मतलब शक्ति किसके पास थी जो दूसरों को निर्देश देता था, है ना। तो हड़प्पाई सभ्यता अगर हम देखें तो जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं कि वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में जटिल फैसले लिए गए और उनको कार्यान्वयन भी किया गया। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे तो हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता दिखती है। एक रूपता दिखती है किस चीज़ में? हम मृत भांडों में देखते हैं, हम देखते हैं मोहरों में। हमने मोहर देखी थी, बाँट देखे थे हमने, जो कि कैसे चलते थे, द्वि आधारित मानदंडों पे चलते थे ना, 1:2 पर आधारित। ऐसे हमने ईंटें देखी थी। ईंटें भी क्या होता है? 1:2:4 ऐसे ये अनुपात पे चलती थी। तो और ये इन सब में एक रूपता थी। ऐसे नहीं है कि मतलब ईंटें जितनी भी मिली हैं वो सारी कैसे मिली हैं? 1:2:4 में, है ना। और जितने भी बाट मिले हैं वो भी एक क्या बोलते हैं? द्विआधारी, जो मानदंड बोला था ना 1:2, इसमें ही मिले हैं। मतलब 1, 2, 4, 8। और जो हड़प्पाई मृदभांड मिले हैं उनमें भी क्या थी? एक रूपता। तो ये एक रूपता कैसे आई? क्या लोग ही मिल गए थे क्या कि हम ऐसा करेंगे? और इतनी बड़ी क्षेत्र में फैली सभ्यता में सब लोग एक जैसा कर रहे थे? तो इतिहासकारों का मानना है नहीं, कोई तो ऐसी शक्ति रही होगी जो इनको नियंत्रित करती थी। महत्वपूर्ण बात तो ईंटों की देख लीजिए। ईंटें क्या है? ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से लेकर गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां क्या है? विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी, है ना। तो इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित तो किया ही गया होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि ईंटें आप देखिए, ईंटें कहीं एक जगह नहीं बनती थी कि भैया मोहनजोदड़ो बस में बन रही है वहीं से सब जगह सप्लाई हो रही, नहीं, हर क्षेत्र में बनती थी जहाँ जहाँ संसाधन उपलब्ध थे। और इन्होंने एक बोली है जम्मू, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र में दिखा देती हूँ, है ना। ये देखिए हड़प्पा जो सभ्यता है ना, विस्तार कितना, सोचिए इतने बड़े क्षेत्र में है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही जगह बन रही हो, सब जगह वो हो रहा है ना, वितरण हो रहा है। हर जगह बनती थी, मान लीजिए इधर इधर इधर, तो एक जैसी है ना, उनमें कोई अलग नहीं पाई गई हैं, सारी 1:2:4 में ही पाई गई हैं। ठीक है। और हमने यह भी देखा है कि बहुत सारी बस्तियाँ देखी थी हमने, जहाँ से क्या बोलते हैं शंख मिलता था तो वहाँ से वो मन के बनाते थे, है ना। आपको इसमें नाम बताना है कि कौन सी थी? एक मैं बता देती हूँ, नागेश्वर, और दूसरी आप बताइए। ठीक है। तो और ये बस्तियां भी ऐसी तो नहीं कि किसी ने आ गए 2-4 लोग बसा ली। अभी भी जैसे हम कोई क्षेत्र बसाते हैं वहाँ पे हम सारी सुविधाएं देते हैं। जो भी मतलब सत्ता में होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनियों को बुलाते हैं, बोलते हैं आप यहाँ आइए, हम आपको ये सारी सुविधाएं देंगे। तो वैसा ही कहीं ना कहीं यहाँ पे भी था। और इसके अतिरिक्त ईंटें जैसे बनाना है, बहुत बड़ी बड़ी हमको दीवारें मिली हैं, चबूतरे मिले हैं, तो ये किसने बनवाए हैं? किसी ने तो श्रम संगठित किया गया होगा। तो यही इतिहासकारों का कहना है कि इस जो क्रियाकलाप है तो इनको संगठित करता था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था बताइए?
तो कहीं ना कहीं एक कोई सत्ता तो थी। इसके बाद बताया गया है कि प्रासाद हम और शासक, ये प्रसाद में कन्फ्यूज़न है। प्रासाद आपको पता होगा महल या राजभवन का पर्यायवाची होता है, तो प्रासाद है कि नहीं, और एक शासक, इनके बारे में चर्चा करनी है। तो सत्ता के केंद्र में अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर तो नहीं देते हैं, है ना। ये मतलब सत्ता के केंद्र में कौन था, है ना, सत्ताधारी लोग कौन थे, जैसे अभी वर्तमान में सरकार का मान लीजिए तो पीएम है जैसे, तो है ना, केंद्र में वो माने जाएंगे जो भी सत्ताधारी लोग हैं, मतलब जितने भी अपने सांसद हैं, मंत्री हैं, तो ये सत्ताधारी लोग। तो ये सब हमें जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से तो नहीं मिलती, जो हमने खुदाई की उनसे तो हमें नहीं मिलती है। पुरातत्वविदों ने क्या किया है, मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी, मतलब जहाँ पे राजा रहता था, उस टाइम पे तो राजा ही होते होंगे, है ना, राजा की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं। देखो मोहनजोदड़ो में बहुत दो विशाल विशाल भवन मिले हैं, तो एक जो विशाल भवन मिला है उसे तो प्रासाद की संज्ञा दी है, पर यहाँ पर भी कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं। मतलब राजा के अलग अलग वो होते हैं ना मतलब भव्यता होती है राजा का प्रतीक अगर देखें, है ना, विशाल विशाल कमरे होते हैं, विशाल उनका जो भी आभूषण वगैरह जो हम अभी देखते हैं, पर हमें हड़प्पा के विषय में जानकारी नहीं है कि उस टाइम राजा भी समान नागरिकों के जैसे रहता था क्या, है ना। तो वहाँ पे एक घर प्रसाद तो मिला है, मतलब महल तो मिला है, पर वहाँ पे वस्तुएं भव्य नहीं मिली हैं। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी, यह नाम आज भी प्रचलित है। ये वो मूर्ति है, ये मिली है, तो इनको कहा गया है कि ये ही राजा थे, मतलब पुरोहित राजा की संज्ञा दी। पुरोहित मतलब जो हम अभी मान लीजिए तो जो धार्मिक कार्यों को संपूर्ण कराते हैं ना, उनको ही पुरोहित कहा जाता है। अभी हमारे अगर हिंदू समाज में देखा जाए भारत में, तो जो पंडित होते ब्राह्मण होते हैं वो होते हैं, उस टाइम पे पुरोहित अभी भी कहा जाता है, पर इसीलिए इनको क्या कहा गया है, पुरोहित राजा। हो सकता है कि ये एक पुरोहित हो जो कि क्या रहे हों, राजा रहे हों, ऐसा अनुमान है। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारी जो क्या बोलते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता थी ना, वहाँ पे पुरोहित राजा के साक्ष्य मिले हैं, तो हमने सोचा कि उसी के समकालीन है, तो हो सकता है कि भारत में भी हड़प्पा सभ्यता में पुरोहितों का शासन रहा हो। अभी देखते हैं आगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास और वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे। मेसोपोटामिया में पुरोहित राजा थे, और यही समानताएं उन्हें सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी, क्योंकि जो पहले पढ़ लिया है वहाँ के तो साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ के पुरोहित राजा थे, तो वही समानताएं इन्होंने यहाँ भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ नंबर 23 में, हड़प्पा सभ्यता की आनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं गई हैं। मतलब जो भी ये अनुष्ठान करते थे, अनुष्ठान हम वैदिक समाज में बोलेंगे तो ऐसे कर्मकांड बोल देंगे, जैसे यज्ञ हवन करते थे, तो जो भी यहाँ पे अनुष्ठानिक प्रथाएं हैं उनका मतलब समझी नहीं गई हैं कि वहाँ पे कैसी होती थी, ठीक है ना। और प्रश्न नंबर 23 की बात की गई है, तो इसमें है व्याख्या की समस्याएं। तो कुछ चीज़ें ली गई हैं जो मतलब उनकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, उनमें समस्या आ रही, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी थी, तो व्याख्या की समस्याएं हैं उसमें, ठीक है। अनुष्ठानिक प्रथाएं जो हैं अभी तक समझी नहीं गई हैं कि कैसी थी वहाँ पे, ना ही यह जानने के साधन उपलब्ध है कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता थी। अनुष्ठानिक प्रथाएं तो मिली हैं, पर क्या हम ये मान सकते हैं कि जिनके जो ये अनुष्ठान करवाते थे वही राजा थे, ये एक बड़ा प्रश्न है। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे, तथा सभी, देखिए अब यहाँ पे हम मत देखते हैं, मत कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। एक तो कहते हैं कि यहाँ पे हड़प्पा समाज में, पहले लिख के देख लेते हैं, ठीक है। एक कहते हैं शासक नहीं था, ठीक है। एक मत ये कहता है कि शासक तो था, पर है ना अलग अलग शासक थे, है ना, जैसे हड़प्पा में अलग, मोहनजोदड़ो में अलग, और है ना। और एक मत ये कहता है कि नहीं भाई, एक ही शासक था जो कि सबको नियंत्रित किए हुए था, तभी तो ये इतनी एक समानता है। ईंटों में, मनकों में, कोई भी चीज़ देख लो, इतना अच्छे से समाज चल रहा था, तो कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। 3 मत है,
हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। देखो, हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। एक मत क्या कहता है, शासक नहीं थे। ठीक है, शासक नहीं थे, सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, सबको ही समान था, कोई शासक नहीं था। दूसरा मत क्या कहता है, दूसरा मत कहता है कि यह पुरातत्व मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि क्या थे, कई शासक थे, मतलब अलग अलग राजा थे। जैसा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा थे, है ना। ये दूसरा मत हो गया। कुछ तर्क ये हैं कि एक ही राज्य था, कुछ और यह तर्क देते हैं कि एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानताओं के आधार पर देखा गया है ना। देखते हैं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। क्यों कह रहे हैं कि एक ही राजा था पूरी हड़प्पा सभ्यता में, क्योंकि नियोजित बस्ती हैं, ठीक है ना। ईंटों का आकार निश्चित अनुपात में मिला है, बस्तियों के कच्चे माल के स्रोत के समीप संस्थापित की गई हैं, है ना। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना हमें यही सबसे युक्ति संगत लगती है कि एक ही राजा था, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता है कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा कार्यान्वित किए जाते हों। सॉरी। तो ये तो बात सही है ना कि आप ही देख लो, आप 4 लोग रहोगे, क्या सबका मत एक जैसा रहेगा? नहीं होगा, कहीं ना कहीं अनबन आ जाती है। पर अगर एक आप पर ऊपर एक रख दिया जाए कि ये आपको निर्देश देगा, तो आप सभी लोग इसकी बात मानोगे, है ना। और कहीं ना कहीं इसके हाथ में शक्ति होगी, सत्ता होगी, तभी तो आप कार्य करोगे। तो इसीलिए इतिहासकारों को ये मत सही लगता है कि ये मत सही रहा होगा, एक ही राजा रहा होगा, तभी तो हमने इतनी अच्छी बस्तियों का निर्माण किया। रेशियो जो रहा ईंटों का वो एक समान रहा, मृद भांडों का निर्माण रहा, हमने बस्तियां बसाई जहाँ पे शिल्प कार्य चलते थे। तो इसीलिए हम मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक ही राजा रहा होगा। बाकी और खोज होंगी तो और पता चलेगा, ठीक है। अब इतनी बड़ी सभ्यता थी तो फिर अंत कैसे हुआ हड़प्पा सभ्यता का, है ना। ये भी एक सोचने का विषय है। तो इसमें ये मिलता है कि एक तो जो भौतिक संस्कृति है उसमें बदलाव आया था, भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था। भौतिक संस्कृति मतलब जैसे कि जो बाट उधर होते थे, मृदभांड होते थे, ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं जिससे इनका विकास था, वो कहीं ना कहीं बदल गए थे, है ना। जो जैसे बाट ही मानकीकृत थे तो उसके जगह पे स्थानीय बाट आ गए थे। तो ये जो सभ्यता थी ये क्या है, शहरी सभ्यता थी, धीरे धीरे क्या हो गया, ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो गई। दूसरा कारण ये मिलता है कि यहाँ पर जो शिल्प उत्पादन होता था उसमें भी पहले क्या था, व्यापार होता था, है ना। तो जो मेसोपोटामिया है और ओमान है, यहाँ कहीं से व्यापार होता था, तो शिल्प उत्पादन ही बहुत ज़्यादा करते थे और इसका कहीं ना कहीं आयात निर्यात करते थे। पर हम देखते हैं कि शिल्प उत्पादन में भी कमी आई। अब हमें जितना उपयोग है हम उतना ही उत्पादन करते थे, व्यापार में भी गिरावट आई। तो ये सब कारण माने जाते हैं कि इनका अंत हो गया इससे। ठीक है। चोली एक मिनट, है ना, चोली स्थान का इसमें एक चोली स्थान आया है, वो मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोली स्थान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। चोली स्थान कहाँ है, जो हमारा राजस्थान का क्षेत्र है, उसमें ही ये देखिए, ये अगर मैप देखें हमारा, तो यहाँ से इंडिया का मैप है, यहाँ से इंडिया की बॉर्डर लग रही है और इस साइड पाकिस्तान की बॉर्डर है, ये वाली बॉर्डर पाकिस्तान की है। तो यहीं से जो चोली स्थान, ये चोली स्थान डिजर्ट है जो येलो कलर का दिख रहा है। और यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा राजस्थान है, राजस्थान का थार डिजर्ट यहाँ पे पड़ता है। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि जो 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों, मतलब इससे, है ना, बहुत सारे लोगों ने, जो भी यहाँ पे स्थल थे चोलिस्तान में, बहुत सारे लोगों ने इन स्थलों को त्याग दिया था, है ना, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का अंत भी इसी के आसपास माना जाता है, ठीक है। और अब हम देखते हैं गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। और ये आबादी कहाँ बढ़ने लगी थी, गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये देखिए मैप में कहाँ है, ये देखिए, ये उत्तर हड़प्पा क्षेत्र कहलाए, जो हड़प्पा के बाद में विकसित हुए, मतलब हड़प्पा के बाद तो उत्तर हड़प्पा,
है ना। और ये कहाँ पे विकसित हुए, तो हमने देखा है गुजरात, हरियाणा, ये हमारा क्षेत्र। यहाँ पे देखो हड़प्पा सभ्यता भी थी, उसके बाद वाली सभ्यता भी इसी के आसपास विकसित हुई, है ना। ये गुजरात हो गया हमारा, हरियाणा का क्षेत्र भी यहाँ आसपास आ जाता है ना। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ कहीं आ जाता है। ये कुछ उत्तर हड़प्पा क्षेत्र भी दिए गए हैं, जैसे कि एक ये स्वात हो गया, ये हो गया सिसवल हो गया, है ना, झूकर हो गया। तो ये कब विकसित हुई हैं, जब है ना हड़प्पा का पतन हो गया। हड़प्पा एक विकसित शहरी सभ्यता थी, जबकि ये जो उत्तर हड़प्पाई स्थल है ये ग्रामीण स्थल के रूप में विकसित हुए। ठीक है, ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे, है ना। उत्तर हड़प्पा क्षेत्र जो है तो वो तो 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की क्या हुआ कि भौतिक संस्कृति में बदलाव आया। भौतिक संस्कृति में जैसे कि विशिष्ट जो भी पुरावस्तु थी ना, जैसे कि बाँट हो गए, मोहर हो गई, जो भी मनके हो गए, ये समाप्त हो गए थे। इनका जो एक वो था ना बाँट में अनुपात के उससे बनेगी, मोहरें भी एक समान रहेंगी, ये क्या हुआ, इनमें बदलाव हो गया, है ना। लेखन हो गया, और लंबी दूरी का जो व्यापार चलता था, शिल्प में जो ये विशेषज्ञता हासिल किए थे, ये सारी क्या चीज़ें समाप्त हो गई। यही तो हड़प्पा सभ्यता की अगर देखें तो जो नीड़ बोला जाता है, रीढ़, यही तो रीढ़ थी और यही समाप्त हो गई। तो ये क्या हुआ, भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जिसके माध्यम से हड़प्पा सभ्यता का वो हुआ, पतन की ओर संकेत करते हैं, अंत की ओर। समानता थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था, है ना। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ। आवास देखो, महान विशाल स्नानागार, हमने एक वो देखी नियोजित बस्तियों, तो इनका भी ह्रास हो गया था। और वस्तुएं भी अब हम छोटी मतलब कम वस्तुएं बनाते थे जितना हमें उपयोग के लिए चाहिए। सार्वजनिक संरचनाओं जैसे विशाल स्नानागार हो गया, इनका भी निर्माण बंद हो गया था। कुल मिलाकर पुरा वस्तु एवं बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। मतलब हड़प्पा के बाद जो भी आई ना, तो हम उसमें देखते हैं कि जो भी बस्तियां विकसित हुई वो क्या है, ग्रामीण जीवन शैली है। और जो ये विकसित हुई इन्हें क्या कहा गया, उत्तर हड़प्पा और अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। ठीक है, जो हड़प्पा के बाद में आई वो क्या थी, ग्रामीण थी, और इनको उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। ठीक है, ये परिवर्तन कैसे हुए, तो इस विषय में कई व्याख्याएं दी जाती कि ऐसा कैसे हो गया भैया, इतने अच्छे बाँटों का निर्माण करते थे, मनकों का निर्माण, शिल्प उत्पादन था, है ना। और आवास निर्माण बहुत अच्छे से होते थे, विशाल विशाल भवन बनाए जाते थे, इनका अंत कैसे हुआ, ये तो एक सोचने का विषय है। तो इस विषय में बहुत सारी व्याख्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही व्याख्या, बहुत सारी। कुछ कहते हैं जलवायु परिवर्तन हो गया, है ना, कुछ कहते हैं वन की कटाई हो गई इसीलिए अंत हो गया, कुछ कहते हैं अत्यधिक बाढ़ आ गई, क्योंकि अत्यधिक बाढ़ का ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये सभ्यता क्या बोलते हैं, नदियों के किनारे थी, जैसे सिंधु के किनारे, है ना, झेलम, चिनाब, ये जो पूरी सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी पता है कितनी है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और इस सारी नदियाँ जो हैं तो इनके किनारे विकसित थी, और कहते हैं इनमें अत्यधिक बाढ़ आ गई तो ये सारे बह गए होंगे। कुछ कहते हैं नहीं नहीं, नदियाँ तो सूख गई होंगी, क्योंकि नदियाँ सूख गई तो यहाँ पे जो भी कृषि पैदावार इतना होता था कि हम उनका तो भंडारण भी करते थे, तो सूख गई तो कृषि नहीं होती थी, या है ना, तो इन्होंने त्याग दिया और यहाँ से वो चले गए। कुछ कहते नहीं नहीं, भूमि का बहुत उपयोग कर लिया था इन्होंने, इसीलिए भूमि इतनी उर्वरक नहीं रह गई होगी तो यहाँ से फिर छोड़ के चले गए। इनमें से कुछ कारण कुछ वस्तुओं के संदर्भ में तो सही हो सकते, परंतु अगर पूरी सभ्यता का पतन देखें तो ये मतलब फिट नहीं बैठते हैं, व्याख्या नहीं करते हैं। मतलब ऐसा है कि बाढ़ आई तो चलो एक क्षेत्र बह गया, सूखा पड़ा तो चलो एक क्षेत्र से लोग पलायन कर गए, क्या पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता जो जम्मू कश्मीर से लेके हमारे गुजरात तक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक थी, तो वो क्या ऐसी किसी एक कारण से चली गई, मतलब ख़त्म हो गई, अंत हो गया, तो ये ऐसा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के जो तत्व थे, जो एक कारक इनको बांधे हुए था, जो भी इनकी विशेषताएं थी उनमें कहीं ना कहीं बदलाव आया और उसी की वजह से ये अंत हुई है। जैसे जो मोहर थी, यहाँ की लिपि थी, जो भी विशिष्ट मनके बनते थे, मृदभांड बनते थे, है ना, मानकीकृत जो भी बाँट प्रणाली थी, उनके स्थान पर एक स्थानीय बाँट आ गए। ठीक है,
और प्राय शहरों का पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है कि मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक साथ हुई, है ना। क्योंकि सत्ता कमज़ोर हुई होगी तो हो सकता है कि जो बाँट बनते थे वो स्थानीय बाँट आ गए, जो मतलब एक नियंत्रित करके भवनों का निर्माण करवाते थे तो वो अपने मन से करने लगे, तो ये शहरी की जगह ग्रामीण संस्कृति में विकसित हो गई। ठीक है, फिर शहरों का पतन हो गया, व्यापार कम हो गया, तो हो सकता है यहाँ से क्या हो गए, ये पलायन कर गए कहीं और, है ना, दूसरी जगह चले गए और ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ। पर ये नहीं है, जो अंगली सभ्यता का विकास हुआ उसे हजारों साल का इंतजार करना पड़ा। यह है नए शहरों के विकास के लिए सहस्राब्दी से भी अधिक समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी। हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, उसके 1000 साल बाद कोई नई सभ्यता का विकास हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया सभ्यता का अंत। अब देखिए कि क्या है कि सभ्यता के अंत के बारे में कुछ जो पश्चिमी इतिहासकार हैं, पश्चिमी से मतलब होता है जो यूरोप, अमेरिका, ये इन सब के इतिहासकार हैं, वो तो कहते हैं भैया आक्रमण भी हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का अंत ऐसे नहीं हुआ है। मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, आक्रमण से हुआ है। ठीक है, आक्रमण से कैसे हुआ है, एक कहते हैं कि एक मोहनजोदड़ो में एक गली मिली है। कौन कहते हैं ये हमारे कहते हैं जॉन मार्शल साहब जो है, वो कहते हैं एक गली मिली है, उसको तो नाम भी इन्होंने क्या दे दिया है, डेड मैन लैंड। तो वहाँ पे बहुत सारी जैसे मानव की खोपड़ी मिली है, कहीं कोई एक छोटी सी खोपड़ी मिली है जो टूटी हुई है, एक आदमी है जो गली में क्या है आड़ा ऐसा पड़ा है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, बाद में क्या हो गया था, युद्ध जैसी संभावना थी, यहाँ पे आक्रमण हुआ तो कोई आक्रमण हुआ, इसीलिए सभ्यता का अंत हो गया, है ना। एक महोदय कहते हैं कि नहीं नहीं, क्या हुआ है कि इसमें जो हम बाद में अपने वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में क्या है, पुर शब्द का उल्लेख मिलता है ना। और पुर शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका मतलब क्या होता है, कोई भी प्राचीर है, किला है, गढ़ है, तो इस पुर को किसने वो किया, समाप्त किया, युद्ध के देवता जो इंद्र थे ना, उन्होंने समाप्त किया। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके गढ़ थे इनको इंद्र ने समाप्त किया है, इसीलिए ये कहते हैं कि इनका दोषी तो भैया इंद्र है। कौन कहते हैं, व्हीलर साहब कहते हैं कि इंद्र ने ही हड़प्पा सभ्यता का अंत किया है। फिर एक इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं ये सब गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, जो यहाँ पे इस गली में इतने सारे वो मिले हैं, आप कह रहे हो कि समाधान मिले हैं, तो वो एक ही टाइम के नहीं हैं, है ना, अलग अलग टाइम के हैं। और हो सकता है कि जो इनको दफनाया गया हो वो थोड़ी लापरवाही से दफनाया गया हो, है ना, डेल्स साहब कह रहे हैं। तो हो सकता है कि लापरवाही से दफनाया गया हो, यहाँ पे कोई विनाश विनाश के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो मतलब ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो सब मिथ्या है, मतलब आपने जो भी दिया है, साक्ष्य दिए हैं वो ठीक है, लेकिन इनका जो विश्लेषण है वो थोड़ी अलग तरीके से हुआ है। तो मतलब ये है कि आप इतिहास को कैसे पढ़ रहे हो, मतलब सावधानी पूर्वक पुनरीक्षण करने से ही कैसे इन्होंने जो है डेल्स सामने इन दोनों व्याख्याओं को क्या कर दिया, उलट दिया। तो पुरातत्वविद है अपनी अलग अलग वो निकालते रहते हैं निष्कर्ष, हमको सारे निष्कर्ष डालने पड़ते हैं अगर आपको आंसर लिखना है, और तो ही हमारा आंसर क्या बनता है, ऑथेंटिक बनता है, फिर हमको नंबर भी मिलते हैं। ये आपकी बुक में है, पढ़ लेना, मैंने समझा दिया है। ठीक है, होप सो समझ में आया हुआ है। लाइक करिए, शेयर कीजिए प्लीज़, वो जो भी गलती हो वो मुझे बताइए कि ऐसा सुधारिए आप मैडम। ओके, थैंक यू।